आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का 11वां क्लास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपका आज का प्रश्न कैसा है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। और देखिए, हम कुषाण काल की चर्चा पीछे क्लास में किए थे और बताए थे कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। बताइए आप लोग, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल, कैडफाइसिस। बात समझ गए? तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कैडफाइसिस है। तो यहाँ पर जो है एक बात और बताए थे कि कुजुल कैडफिस जो थे, कुजुल कैडफाइसिस जो थे, उनके उत्तराधिकारी कौन थे? भीम कैडफाइसिस। बिल्कुल सही बात, भीम कैडफाइसिस थे। इसके बाद भीम कैडफाइसिस के उत्तराधिकारी कौन थे? तो कनिष्क प्रथम। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपको कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो याद रखिएगा कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास आपको वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। किस में हुआ है? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये प्रश्न को विवेक कर लीजिएगा, एक नंबर प्रश्न को। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक मुद्राएं चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भीम कैडफाइसिस। और इस प्रश्न को भी आप लोग विवेक कर लीजिए कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, मतलब सबसे अधिक सोने की मुद्रा जो चलाई थी वो कौन से कुषाण शासक चलाए थे? तो भीम कैडफाइसिस। कौन थे? भीम कैडफाइसिस। ये स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक चलाए थे, जारी किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण भी है, और ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक यदि कहे तो इसका आंसर आपको श्रीगुप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक प्रश्न और आए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? ठीक है ना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, फिर से समझ लीजिए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है तो श्रीगुप्त, और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देखिए, श्रीगुप्त जो है वो कौन सी उपाधि धारण किए थे? महाराज की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण किए थे? श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? महाराज की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न है, घटोत्कच, बोलिएगा जरा, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? बिल्कुल। ये प्रश्न सब देखिए, सिर्फ स्टैटिक जी के है। स्टैटिक मतलब अस्थाई। ये किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम जो है किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम जो है किस नरेश के राजकुमारी से? तो लक्ष्मी नरेश, मतलब लक्ष्मी एक क्षेत्र है और वहां के राजा के बेटी से किए थे, और बेटी का नाम क्या था? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। अगर आपसे पूछे सिंपल में बस इतना कि चंद्रगुप्त प्रथम किनसे शादी किए थे, किनसे विवाह किए थे? कुमार देवी से। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे? राजा थे, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। बात यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम जो है आपको कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि। कौन सी उपाधि? इसको ऐसे बोलिए कि चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। बोलिए, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया था? देखिए, इससे पहले हम आपको कनिष्क के बारे में पढ़ाए थे और बताए थे कि कनिष्क के द्वारा एक संवत की शुरुआत की थी, और वो कौन सा संवत था? बताइए, कनिष्क के द्वारा जो शुरू किया गया था वो कौन सा संवत था? शक संवत प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और वो शक संवत कब प्रारंभ की गई थी? 78 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो कहने का मतलब यह है, उसी तरह से चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह भी एक संवत चलाए, और उस संवत का नाम दिया गुप्त संवत। क्या नाम दिया? गुप्त संवत। किस उपलक्ष्य में चलाया गया था? तो याद रखिएगा, राजारोहण के उपलक्ष्य में। कब चलाया था? तो 319 से 320 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, और इस प्रश्न को आप लोग भी कर डालिए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब चलाया? तो 319 से 320 ईस्वी के बीच में, और अपने राज्यारोहण की स्मृति में, यानी कि राजा जब बने न, तो राजा बनने की खुशी में उसके याद में जो है सो गुप्त संवत चला दिए। बात समझ में आया? अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी
कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। बताइए कि भारत का नेपोलियन किनको कहा आता है? समुद्रगुप्त को कहा आता है। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीना की चित्र बने हुए थे, जिसके कारण से हम लोग समझते हैं कि समुद्रगुप्त बीना संगीत के प्रेमी थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त, समझिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? अब बताइए, ये जो प्रश्न इतना घुमाया है, इतना घुमाने की जरूरत क्या था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त, बात समझ में आ रहा है ना? और उसके माता का नाम तो सीधे बोल, चंद्रगुप्त प्रथम के बीवी का नाम कुमार देवी, ठीक है ना? तो चंद्रगुप्त प्रथम किससे शादी किया था? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था और उनके माता जी का नाम कुमार देवी, ठीक है ना? तो इस ऐसे प्रश्न को यदि आप लोग रटने लगेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कि माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। तो इस वजह से थोड़ा सोच समझ के लगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी, लिच्छवी के राजा की बेटी थी कुमार देवी, उससे विवाह किए थे ना? तो वही बात यहाँ पर पूछा जा रहा था कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र जो थे उनका नाम था क्या चीज? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के माता जी का क्या नाम था? कुमार देवी था। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम दत्ता देवी। क्या नाम था? दत्ता देवी। समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी। दत्ता देवी नाम था। अगला प्रश्न है, किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन और उनके व्यक्तित्व का विस्तृत रूप से विवरण मिलता है? किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन और व्यक्तित्व के विस्तृत रूप से विवरण मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। किसे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। और अगर आपसे पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति किनके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, किसका दरबारी कवि? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण किया था? तो उनका नाम है आपको हरिसेन। क्या नाम है? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और दरबारी कवि जो थे वह प्रयाग प्रशस्ति, या प्रयाग को हम लोग इलाहाबाद भी कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में है, तो प्रयाग प्रशस्ति कहे या इलाहाबाद प्रशस्ति कहे, इसका उत्कीर्ण जो किया है वो कौन किया? हरिसेन ने किया है। कौन किया है? हरिसेन। अब आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। कौन सी उपाधि? चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी जो थी वो आपको पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि कौन ग्रहण किए थे? महाराजा। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा उपाधि धारण किए थे? विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण किए थे? अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी की बात करें तो पहली आपको पाटलिपुत्र में थी। दूसरी जो थी वो कहाँ थी? तो उज्जैनी में। दूसरी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी में थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधान सेनापति थे, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधान सेनापति थे वो कौन थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधान सेनापति थे उनका नाम था आपको अम्रकारदव। क्या नाम था? क्या नाम था? कौन थे अम्रकारदव? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति था। क्या नाम था उनका? अम्रकारदेव नाम था। क्या नाम था? अम्रकारदेव। चलिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दूसरी राजधानी थे उज्जैनी थी और इनका प्रधान सेनापति अम्रकारदव था। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय का, देखिए, ये जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना, इस सब प्रश्न को आपको रटना पड़ेगा। बिना रटे कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रश्न को अस्थिर से रटिएगा, ठीक है ना? एनर्जी के साथ रहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी बने हैं वो आपको कुमारगुप्त प्रथम बने हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन बने? कुमारगुप्त प्रथम बने हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? अब देखिए, उपाधि की यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण किए थे? महाराजा धिराज की। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सी उपाधि धारण किए? विक्रमादित्य की। और यहाँ जो प्रश्न है आपका, कुमारगुप्त प्रथम क्या है? कुमारगुप्त प्रथम जो है कौन सी उपाधि धारण किए थे? वो आपको महेंद्रादित्य। क्या है? महेंद्रादित्य। इस तरह से विक्रमादित्य था ना, ठीक उसी तरह से है आपको महेंद्रादित्य। क्या नाम है? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किए थे। कौन धारण किए थे? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग VVI कर दीजिए। कुमारगुप्त प्रथम जो थे यह भी आपको
बात समझ में आ रहा है? चलिए, कुमारगुप्त प्रथम जो है वो कौन सा उपाधि धारण किए थे? महेंद्रादित्य। क्या है? महेंद्रादित्य। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक थे? कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो किस देवता के उपासक थे? बताइए। कार्तिकेय के। किन के उपासक थे? कार्तिकेय। जितना प्रश्न देख रहे हैं सब रटने वाला प्रश्न है, इसलिए रटना है। कुमारगुप्त, इसको रटिए आप लोग। कुमारगुप्त कार्तिकेय देवता के उपासक थे। रटिए। देखिए, अगर सुनिए, अगर ये बात ज्यादा समझ नहीं आए ना तो देखिए, ध्यान रखिएगा, गांव घर में ना देखिएगा कि कार्तिक महीना में कार्तिक पूजा जो करती है लड़की लोग, खासतौर पर कुमारी लड़की ही करती है कार्तिक पूजा। तो इसलिए याद रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम जो है किस देवता की उपासना करते थे या उपासक थे? तो कार्तिकेय। तो कुमारगुप्त लगा हुआ, कुमारी लड़की सब करती है ना ज्यादा कार्तिक भगवान की पूजा, इसलिए कुमारगुप्त प्रथम किस देवता के उपासक थे? कार्तिकेय के। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता के उपासक थे? कार्तिकेय के। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अस्कंदगुप्त बना है। कौन बना है? कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बने हैं? अस्कंदगुप्त बने हैं। वही अगर हम बात करें कि अस्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उनके हून के बीच, किनके बीच? कहा कि अस्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके मतलब अस्कंदगुप्त के और हून के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। समझिएगा फिर से, हूण जो थे ना वो भी आपको मलेश जाति के ही थे, और मलेश जाति के बारे में आपको पीछे के क्लास में हम चर्चा कर दिए हुए हैं। अस्कंदगुप्त और हूण के बीच में जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध की जानकारी आपको भिटारी स्तंभ अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? भिटारी स्तंभ अभिलेख में मिलता है। और यह भिटारी स्तंभ लेख जो है वो आपको गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभिलेख है? भिटारी स्तंभ अभिलेख। फिर से बोलिएगा, बिल्कुल। तो ये अस्कंदगुप्त के किस अभिलेख में अस्कंदगुप्त के और हूनों के बीच में जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध का वर्णन है भिटारी स्तंभ अभिलेख। और यह भिटारी स्तंभ लेख अभी कहाँ पर है? अभी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तो यहीं पर आपको जो है अस्कंदगुप्त के इन युद्धों का वर्णन किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भिटारी स्तंभ लेख में, भिटारी स्तंभ लेख और अस्कंदगुप्त का क्या रिलेशन है, बताइए। तो आप आराम से कह सकते हैं कि देखिए, भिटारी स्तंभ लेख में अस्कंदगुप्त और हूनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बारे में उत्कीर्ण किया गया है। कहाँ पर? तो भिटारी स्तंभ अभिलेख में। और भिटारी स्तंभ अभिलेख है कहाँ? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, आइए अब जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो समझिएगा कि हूनों को पराजित करने के बाद अस्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विक्रमादित्य। अब आपके मन में ये डाउट उत्पन्न होगा कि विक्रमादित्य की उपाधि तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उपाधि ही है ना। आप किसी को भी तो कुछ बोल सकते हैं। अगर अब ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, कोई जो है, अगर कोई काला दिख रहा है तो सब उसको कड़िया बोलने लगता है, कड़िया का उपाधि दे देता है, नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि विक्रमादित्य की उपाधि या कोई भी उपाधि हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि 14 राजा लिए थे। इसलिए याद रखिएगा कि प्रश्न में ऐसे आएगा कि इनमें से कौन विक्रमादित्य की उपाधि से सुशोभित थे? तो कोई एक राजा का नाम होगा। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो है, पहले हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, और यहाँ पर हम फिर पढ़ लिए आपको अस्कंदगुप्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिए? अस्कंदगुप्त के बारे में हम पढ़ लिए। अस्कंदगुप्त के बारे में पढ़ लिए। ये भी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के जैसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न है कि अस्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? अब देखिए, इस बात को जरा समझिएगा। कह रहा है कि अस्कंदगुप्त, कौन? अस्कंदगुप्त मौर्य काल के किस झील का पुनरुद्धार करवाया था? अब एक बात बताइए, आपके गांव में, आपके शहर में जो रोड अभी जो राजा बना करके गए, जो नेता बना करके गए, वो रोड तो बार बार बदलता नहीं है, लेकिन रोड को रिपेयर तो बार बार होता है ना। तो अगर मान के चलिए इसका स्थापना कोई और की, स्थापना रोड का तो कोई एक ही बार ना करेगा, बार बार फिर क्या होगा? उसका रिपेयरिंग होगा। वही बात हुआ, सुदर्शन झील का निर्माण तो केवल एक आदमी ही करवाया है, लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन बार बार उसका रिपेयरिंग करवा रहा है। वो आपको बार बार व्यक्ति जो आता है, जैसे राजा जो बना वो उसको रिपेयरिंग करवाया।
तो इस वजह से पीछे क्लास में आप देखे थे कि रुद्रदामन प्रथम रिपेयरिंग करवाए थे, और आज एक पुनः ये प्रश्न सीखे कि सुदर्शन झील का निर्माण केवल रुद्रदामन प्रथम ही नहीं, जबकि स्कंदगुप्त जो थे यह भी आपको सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाए थे, यानी कि पुनरुद्धार करवाए थे। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन रिपेयरिंग किसने करवाया? तो रुद्रदामन प्रथम ने भी करवाया था, और इसके बाद आपको स्कंदगुप्त ने भी करवाया। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपसे पूछे कि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ किया गया है, तो गुजरात के काठियावाड़ में किया गया है। अब आपका अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, स्कंदगुप्त की जो मृत्यु हुई है 467 ईस्वी में। कब हुई है? स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई है? 467 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त की उत्तराधिकारी कौन बने? स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो देखिए, इसका उत्तराधिकारी जो है आपको पुरुगुप्त बना है। कौन बना है? स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना है? पुरुगुप्त बना है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली, समझिएगा प्रश्न बहुत ही ज्यादा भिविया है, इसको अभिव्यय कर लीजिए। गुप्तकालीन वाला जो ये प्रश्न बता रहे हैं उसको अभिव्यय कीजिए। गुप्तकालीन जो शासन की प्रणाली थी वो कैसी थी? तो वो आपको राजा का शासन चलता था गुप्त काल में, इसलिए लिखिएगा राजतंत्रात्मक। क्या लिखिएगा? राजतंत्रात्मक। और अभी आपके भारत में कैसा शासन प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक अच्छा कि राजा का राजतंत्रात्मक? राजा का बेटा बार बार राजा बने, चाहे बेटा कैसा भी हो, नालायक हो, कैसा भी हो, मतलब देश का ख्याल रखे कि नहीं, प्रजा का ख्याल रखे नहीं रखे उसे मतलब नहीं है, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बने, ये आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक उसी तरह से जो है यहाँ लोकतंत्र की यदि बात करें तो लोकतंत्र में क्या है कि कोई भी लोग जो है पार्टिसिपेट हो सकता है, कोई भी लोग देश का नेता बन सकता है, देश का शासन चला सकता है। तो बताइए अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, ये तो समझ गए ना। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रशासन में जो सबसे छोटी इकाई थी उसको हम लोग क्या कहते थे? इस प्रश्न को भी विव्याय कीजिए आप लोग, प्रश्न से फंसने वाला ऐसा बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। गुप्त काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको हम लोग ग्राम कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। आवाज नहीं आप लोग को? अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में जो राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत था, है ना, राजकीय आय का, किसका? राजकीय आय का। राज्य में जो इनकम होता था राजा को, उसका जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो कौन सा स्रोत था? भूमि का टैक्स, भूमि कर। कौन सा स्रोत था? भूमि कर। यानी कि गुप्त काल में जो है आपको राजा का जो इनकम होता था सबसे अधिक क्या चीज से होता था? भूमि से। भूमि के टैक्स से, भूमि के कर से होता था, भूमि के लगान से होता था। बात क्लियर हुआ ना? कर, टैक्स, लगान, बात बराबर है। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? अब आपका अगला प्रश्न है, हाँ, तो ये बता रहे थे वस्त्र उद्योग के बारे में कि गुप्त काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो थे वो आपको कौन से उद्योग थे? वस्त्र उद्योग। और गुप्त काल में राजा का जो आय होता था सबसे अधिक क्या चीज होता था? भूमि कर से होता था। और गुप्त काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिए, याद रखिए, गुप्त काल में सबसे अधिक लोकप्रिय देवता विष्णु भगवान थे। कौन भगवान थे? भगवान विष्णु थे। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त काल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और साहित्य के लिए। और आप प्रश्न पढ़े भी थे इंटर में कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर मस्जिद का निर्माण हुआ था, बहुत सारी मूर्ति कला का विकास हुआ था। इस वजह से गुप्त काल को जो है हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं या स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ था, इस वजह से गुप्त काल विशेष प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध लोकप्रिय हुआ। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो लास्ट का केवल 2 प्रश्न बचा हुआ है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए, यहाँ जो है अगला प्रश्न, गुप्त काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र थे, और वो कौन कौन से केंद्र थे? मथुरा थे और सारनाथ। मथुरा और सारनाथ है। मथुरा है आपको यूपी में, और सारनाथ की यदि हम बात करें तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे उत्तम जो उदाहरण है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो याद रखिए, गुप्त काल का जो चित्रकला सबसे अधिक अच्छा उदाहरण जो मिलता है वो आपको अजंता और वाघ की गुफा, जब वहां आप देखने के लिए जाएंगे, जो कि आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आपको गुप्त काल की चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण वहीं पर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, और इसको विव्याय भी कर लीजिए कि गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अजंता और बाघ की गुफा में, जो कि आपको कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग रिवीजन करके जोरदार तैयारी करके रखिए, और अगले दिन पुनः हम
12वां क्लास लेकर के उपस्थित होंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का 8 क्लास और बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग फिर दूसरे इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।